बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, सेहत सब के लिए में हम बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से, क्योंकि हमारी कोशिश है कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए आपकी सेहत को बेहतर बनाया जा सके। कहा जाता है कि नेमत का शुक्र अदा करने से नेमत में इजाफ़ा होता है, और सेहत एक ऐसी नेमत है जिसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। तो शुक्र अदा करने के साथ साथ वो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो कि हम ले सकते हैं अपनी सेहत को बेहतर करने के हवाले से, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। द नंबर्स आर 0519212 0519212 इन नंबर्स पर आप हमें ज़रूर कॉल करें, साथ साथ अपना नुस्खा भी सामने रखें ताकि हमें आसानी हो। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मेजर जनरल अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री हैं, AFIC और NIHD को कमान कर चुके हैं, RIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं और मेडिके कार्डियक सेंटर इस्लामाबाद में एज अ कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल जी ठीक सर। हार्ट डिजीज़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो रिस्क फैक्टर्स के मतलब थोड़ा सा बताइएगा आप कि वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि आपको मोर प्रोन कर देते हैं टूवर्ड्स हार्ट डिजीज़। जी जी मैं आई थिंक वो रिस्क फैक्टर जो कि दिल के हार्ट अटैक की वजह बनते हैं वो जानना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर वो रिस्क फैक्टर्स पे हम अगर थोड़ा सा ज़ोर लगाएं और उससे बचने की कोशिश करें और कोशिश करें कि उनका कम से कम आपके दिल के ऊपर असर हो, तो फिर आप दिल की बीमारी से बच सकते हैं। और दिल की बीमारी आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन है और आम है वो है हार्ट अटैक, एंजाइना वगैरह, जिसे हम कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। तो उसमें से सिगरेट स्मोकिंग सबसे पहले है, फिर ब्लड प्रेशर है, फिर शुगर है, और कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना है, मोटापा है, स्ट्रेस है, फैमिली हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। और इसमें एयर पोल्यूशन जो है, जो आलूदा जो फ़ज़ा है, उसका भी एक बड़ा रोल है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इनसे बच के रहें और आपको पता हो कि आपने अपना वेट कैसे कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करनी है, अगर शुगर या ब्लड प्रेशर है तो उसे कंट्रोल करके रखना है, और सिगरेट नहीं पीना, और स्ट्रेस गैर नहीं लेना, और नींद अपनी पूरी करनी है, तो आप काफ़ी हद तक दिल के जो अटैक है उससे बच सकते हैं। और उसमें से ये जितने रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें से बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जो नाजरीन हैं उन्हें एक नंबर्स जो है ज़रूर पता जी होने ज़रूर चाहिए। बताएं वो हाँ, नंबर्स क्या क्या वो बड़े होने चाहिए। इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो 140/90 वाला फिगर है वो आपको याद होना चाहिए कि ठीक। इससे कम आपका ब्लड प्रेशर होना चाहिए। शुगर है तो 120 वाला फिगर आपको पता होना चाहिए कि 120 सुबह फास्टिंग शुगर उससे कम होनी चाहिए। ठीक। और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो देखें कि आपके कोलेस्ट्रॉल जो है वो 150 टोटल उसके करीब होना चाहिए, और LDL जो है वो 100 से नीचे होना चाहिए। ठीक। ये फिगर्स अगर आप याद रखें, जब कभी आप अपने टेस्ट करवाएं और आपके टेस्ट अगर इससे अंदर अंदर हैं तो फिर फिक्र करने वाली कोई बात, इसका मतलब आप एहतियात भी कर रहे हैं, आपकी खुराक भी ठीक है, आप वर्जिश भी कर रहे हैं, तो दिल के अटैक होने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। ठीक। लेकिन ये फिगर्स अगर ज़्यादा हैं, और नॉर्मली वो देखें ब्लड प्रेशर शुगर होना, इसका देखिए ये जेनेटिक है, इनहेरिटेड होती हैं कुछ बीमारियां, कुछ आपके वज़न की वजह से आती हैं, कुछ आपकी खुराक की वजह से आती हैं। तो अगर आप खुराक कंट्रोल करें, वज़न कंट्रोल करें और वर्जिश करें तो इन बीमारियों से बच सकते हैं या लेट हो सकते हैं। लेकिन जब जेनेटिक हैं और जब वरासत में आपको जब बीमारी मिलती है तो उससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा। तो लेकिन वो जो आपके वालदैन या अपने के बड़ों को वो बीमारी जिस उम्र पे हुई, और अगर आपने एहतियात की तो उस एहतियात से आप इस बीमारी को 10 से 15 साल जो है वो लेट कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान किया, नमक का कम इस्तेमाल किया, वेट को कम रखा जो आपकी उम्र के हिसाब से है, और अपनी कमर के साइज़ को आपने ठीक रखा, तो सही। आपके ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल रहेगा, और उसकी कॉम्प्लिकेशन या उसकी जो नुकसानात है जिस्म पे जो होने हैं वो नहीं होंगे। अगर होंगे तो लेट जाके एज पे जाके होंगे। और यही हिसाब शुगर का है कि शुगर अगर आपको है तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। शुगर को बस आपने कंट्रोल करके रखना है, सही। और कंट्रोल करके जब रखेंगे और फास्टिंग ब्लड शुगर 120 से ऊपर ना जाने दें, और शाम वाली जो शुगर खाने से पहले रैंडम 160 से ऊपर ना जाने दें, तो फिर आपके हालात जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं, और नालियाँ बंद होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर हों भी तो लेट एज में हो सकती है। देखिए शुगर में जो नालियाँ बंद होती हैं वो सिर्फ दिल की नालियाँ नहीं बंद होती, सारी वो नालियां बंद सारी हो सर जाती से हैं। लेके पाँव तक सारी नालियों में ब्लॉकेजेस आ जाता है। सही। उसमें आपको सर की जब बंद होती है तो स्ट्रोक होता है, फॉल जो होता है, आंखों की बंद हो तो नज़र चली जाती है, दिल की बंद हो तो हार्ट अटैक होता है, और गुर्दों की बंद हो तो गुर्दे फेल होते हैं, और टांगों की बंद हो तो फिर आपकी टांगें कट जाती हैं, गैंग्रीन हो जाते हैं।
सारी चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशन, जो ड्रेडफुल किस्म की कॉम्प्लिकेशन है जिनका मैंने नाम लिया, उससे आप बच सकते हैं। ठीक। अच्छा सर, नालियों की आपने बात की कि वो तंग हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, तो दवाइयाँ तो हम खा लेंगे, कोई प्रिकॉशनरी स्टेप्स भी हैं? जिस तरह के लोग कहते हैं कहवा पीना बड़ा अच्छा होता है, अदरक का इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है, तो क्या वाक़ई इन जड़ी बूटियों में इतनी अफ़ादियत होती है? देखिए, ये जितनी जड़ी बूटियाँ हर्बल मेडिसिन्स हैं, इसमें जो है वो फ़ायदा तो होता है डेफिनेटली, ठीक हाँ। है। और इसमें नॉर्मली जो आपकी दिल की जो ब्लॉकेजेस वगैरह उसमें भी हेल्प करती हैं, लेकिन ओवर यूजेज इसका नहीं होना चाहिए कि जी। आप सारे का सारा इन्हीं पे डिपेंडेंट करें। हाँ, ये जब आप इस्तेमाल करेंगे इनका नुकसान नहीं है, अगर फ़ायदा नहीं है तो नुकसान नहीं होगा। ठीक। लेकिन इसमें जो काफ़ी जो हर्बल ट्रीटमेंट और एलिमेंट है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी है और जो ब्लॉकेजेस और ऑक्सीडेशन वाला सिलसिला है, वो रेडिकल्स वाला जो है वो वाला सिलसिला काफ़ी बेहतर और आपकी जो नालियों की जो ब्लॉकेज है वो काफ़ी हद तक वो कम हो जाती है। लेकिन इनको एज अ मेडिसिन इस्तेमाल करना है। ठीक। और उसमें से अगर ये वाली तो चीज़ें आप इस्तेमाल करें, जो बाकी आपके एहतियातें हैं वो आप ज़रूर करें। एक्सरसाइज, वेट, खुराक, सिगरेट नहीं पीना, ये सारी चीज़ें साथ चलेंगी तो इन चीज़ों का भी फ़ायदा होगा। अगर वो नहीं कर रहे होंगे तो इन चीज़ों का भी फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। सही। सर, आप हमेशा से बात करते हैं कि नींद ज़रूर पूरी करनी चाहिए, तो नींद का कैसे इफ़ेक्ट आता है सर हार्ट पे? क्या स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाता है तो उससे हार्ट पर अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है? देखिए, ये कुदरती निज़ाम है कि आप दिन और रात इसलिए बनाया गया है कि दिन को आप काम करें और रात को आराम करें, ताकि आपके जिस्म को, आपके दिमाग को वो आराम इतने घंटे का मिल जाए ताकि अगले दिन के लिए तैयार हो जाए। उसका एक इफ़ेक्ट थकावट वाला, एग्जॉशन वाला होता है। उसके आपके सारे सिस्टम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपके दिमाग से लेके नीचे टो तक सारे के सारे सिस्टम एग्जॉस्ट होते हैं अगर आप नींद पूरी ना करें। वो जो स्ट्रेस होता है उसमें एग्जॉशन हर सिस्टम की और हर आर्गन की होती है। दिमाग की एग्जॉशन हो जाती है, दिल की एग्जॉशन हो जाती है, किडनीज़ के बाकी जो आर्गन हैं उनकी एग्जॉशन हो जाती है। तो वो जो रेस्ट मिलता है वो रिक्यूपरेट करने के लिए कि 24 घंटे का अगले दिन को तैयार करने के लिए और रेस्ट मिले और अगले दिन के लिए सारी चीज़ें फिर तैयार हो जाएँ। तो नींद का जो इफ़ेक्ट होता है कि हार्ट जो है वो आप रेस्ट से मिलता है। और अगर नालियों में कोई थोड़ी सी ब्लॉकेज है और आपकी नींद पूरी नहीं है और पूरी ब्लॉकेज नहीं है, जैसे हार्ट अटैक होते हैं, तो उस एग्जॉशन की वजह से आपकी नाली जो है वो पिचक के और हार्ट अटैक कर सकती है एग्जॉशन की अच्छा। वजह से, और वहाँ पे आपको थ्रोम्बस या क्लॉट वगैरह बन सकता है और आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसलिए कम से कम 6 से 8 घंटे की जो नींद है वो बड़ी पूरी, 24 घंटे में किसी वक्त भी। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई दिन की ड्यूटी करते हैं, कोई रात की ड्यूटी करते हैं, लेकिन जो रात की ड्यूटी करते हैं उन्होंने दिन में फिर अपनी 6 से 8 घंटे वो नींद पूरी करनी है। अब ज़्यादातर वो लोग जो ऐसे करते हैं कि रात को भी ड्यूटी करते हैं और दिन को भी कोई काम करते हैं और नींद पूरी नहीं करते, उनको बिल्कुल। हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। अच्छा। इसलिए उससे बचने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपकी पुअर नींद होगी तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपको फॉलेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सिस्टम की वेयर एंड टेयर शुरू हो जाती है, आपके सिस्टम थकने शुरू हो जाते हैं और सही। टूटने शुरू हो जाते हैं। इसलिए वो जो रेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, एक सवाल लोग हमेशा से पूछते हैं कि बॉडी में हर ऑर्गन जो है उसको रेस्ट की ज़रूरत है। जब हम सोते भी हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो भी एक तरह से रेस्ट कर लेता है। तो हार्ट जब से हम पैदा होते हैं आखिरी दम तक धड़कता रहता है, तो ये किस तरह से कोप अप करता है इस कदर, यानी आप काम, ये बड़ा आपका अच्छा हार्ट जो सवाल है है कि कर ये रहा है? देखें, जो हार्ट आपका है ना वो आपकी मुट्ठी के बराबर इतना इसका साइज़ होता है अच्छा। और ये 24 घंटे धड़कता है और पूरे दिन में 1 लाख दफ़ा धड़कता है अच्छा। और पूरे 1 मिनट में 5 से 7 लीटर ये ब्लड पंप करता है 1 मिनट में। ये अमेजिंग। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है पूरे बॉडी में, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मसल है वो हार्ट है अच्छा। और ये आपकी मौत तक चलता रहता है। और ये रेस्ट नहीं, ये रेस्ट करेगा तो आप रेस्ट कर देंगे, वो जवाब सही। दे देगा। वो इसका धड़कना बहुत ज़रूरी है। ये है कि जो कि ब्लड जब पंप करता है पूरे जिस्म को, तो आप इन्हें कहें कि 7 ट्रिलियन जो सेल्स हैं आपके पूरे जिस्म में, हर एक सेल को इसने ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी होती है और ये अगर नहीं करेगा तो ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी, एनर्जी नहीं बिल्कुल। आएगी और सेल मरने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए इसका जो 24 घंटे धड़कना वो बहुत ज़रूरी है और 1 लाख दफ़ा पूरे दिन में ये धड़कता है। तो इससे स्ट्रांग मसल, लेकिन अगर इस मसल की जो खुराक है वो इसके नालियों के थ्रू जाती है, वो नालियाँ जब ब्लॉक होती हैं तो इसकी खुराक ख़त्म होती है, ठीक। फिर ये मरना शुरू, जिसे हम हार्ट अटैक करते हैं। इसलिए इसको बचाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो जब ये हरकत करना बंद कर देता है तो पूरी जिस्म हरकत करना बंद कर देता है, हर एक चीज़ रुक जाती है। इसको चलना चाहिए और इसकी सेहत का ख़ास ध्यान रखना चाहिए और ये सारी चीज़ें जिसके मतलब हम बात कर रहे हैं, जो एहतियातें हमने करनी है, वो इसकी सेहत को बचाने के लिए। सही। सर, एक
क्यू रिस्क स्कोर कहा जाता है, जो कि एक स्कोर है जो कि इवैल्यूएट करता है कि पेशेंट को स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक होने के कितने चांसेस हैं। तो क्या वो भी स्कोरिंग यहाँ पर की जाती है पाकिस्तान में? जब एक पेशेंट जो है वो नॉर्मल डॉक्टर के पास जाता है, क्या हमारे डॉक्टर्स में इस कदर अवेयरनेस है कि वो हर पेशेंट को स्क्रीन करते हैं फॉर हार्ट डिजीज़ और नॉट? जी जी बिल्कुल। आई थिंक नॉर्मली तो उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो तो आपको जब पता चलते हैं। अब उसमें ये होता है कि आपको जो नॉर्मली जो मरीज़ जो आना चाहिए उसकी टेस्ट जो बहुत ज़रूरी हैं, जो हर दिल के मरीज़ के होने चाहिए, उसमें ईसीजी है, चेस्ट एक्सरे है, ब्लड टेस्ट हैं जिसने हम सारे नाम लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल का, लिपिड प्रोफाइल है, शुगर है, किडनी के टेस्ट हैं, ब्लड सीपी है, यूरिक एसिड है, थायराइड के फंक्शन टेस्ट हैं, ये सारे टेस्ट हम करते हैं। फिर छाती का एक्सरे है, इको टेस्ट है, इकोकार्डियोग्राफी है, फिर ईटीटी स्ट्रेस टेस्ट है, और उसके बाद सीटी एंजियो या एंजियोग्राफी है, जो अल्टीमेट टेस्ट है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, जो हमें 100% बताता है, वो आपका एंजियोग्राफी टेस्ट है। ये वाली चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने कहा हुआ था कि 30 साल की उम्र के बाद पाकिस्तान में, देखें दुनिया का ये जो खित्ता है जिसमें पाकिस्तान आता है, इसमें दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अगर पूरी दुनिया को ले लें तो पूरी दुनिया में दिल की बीमारियों का 80% जो बोझ है वो दुनिया के इस खित्ते में है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिल की बीमारियाँ होती है। सर इसकी वजह क्या है? स्ट्रेस हमारा ज़्यादा है या हम लोग सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं? क्या हमारा वजह है? हमारा एक देखिए सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप वाला तो है कि हम मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आते हैं ठीक। और रिसोर्सेज हमारे थोड़े हैं। लेकिन हमारा जो एशियंस हैं उनकी दिल की नालियों का साइज़ छोटा है, अच्छा। डायमीटर छोटा है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। उनका डाया छोटा है और जब डिजीज़ आती है तो बड़ी जल्दी आती है, और थोड़ी सी डिजीज़ होती है तो नाली जल्दी बंद हो जाती है और आपको हार्ट अटैक जल्दी होने शुरू होते हैं। और दूसरा ये है कि जब आपको हार्ट अटैक होते हैं तो उससे डैमेज ज़्यादा होता है, मोर्टेलिटी ज़्यादा है, मॉर्बिडिटी ज़्यादा है, और उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन हमारे यहाँ ये ज़्यादा है। तो इसलिए हम ये है कि खाएँ कम और चलें ज़्यादा। चलें ज़्यादा। वो वाली हमारी जो है वो अगर स्ट्रेटजी हो तो इस बीमारी से हम काफ़ी हद तक जो है बच सकते हैं। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, जुल्फ़कार बोल रहा हूँ जंग से आकर। जी सवाल हाँ पूछिए। जी। पहले साहब मैंने कराई थी एंजियोग्राफी आकर, ठीक 2 है। साल पहले आकर। ठीक है। एंजियोग्राफी जिसमें जो लेफ्ट मेन थी वो 50 तो तंग थी आकर, 50% तंग थी। एलईडी थी कहना 50% कहना 50% तंग थी अगर, और कहना सर्कमफ्लेक्स थी कहना माइट रेगुलर अगर, और RCA थी कहना माइट रेगुलर। ठीक है। हाँ जी। थे और कहना इसके साथ आ रही है कहना PVC आ रही है, क्या मिस भीड़ ज्यादा आती है, बैठने में क्या परेशानी होती है। अच्छा ठीक है। आपको कोई और मसला भी हो रहा है? दर्द हो रहा है आपको? तो सांस वगैरह भी फूलता है आपका? नहीं, कहना सांस तो कम फूलता है, क्या नाम है कहना PVC ज्यादा आती है, PVC बैठने के बैठ मसला होता है, सारे बगैर कम बैठा जाता है। ठीक। बैठ नहीं सकते आप? हम बैठते तो हैं क्या नाम है 4 मिनट 5 मिनट बैठते कहना कम बैठा जाता है अगर, ठीक और है। चलने में कम आती है कहना PVC कम आती है, और कहना बैठने में आती है रेस्ट पे आते हैं PVC। अच्छा ये बताइएगा कि जब आपके टेस्ट हुए हैं तो डॉक्टर ने कोई दवाई दी है, कुछ एडवाइस किया है आपको? हाँ जी, बोलो क्या नाम है FIC में क्या मैं चेक FIC में क्या चेक कराया था, उन्होंने लिखे थे क्या प्रेशर से कहना 100 mg है वो ले रहे हैं आप? 9। हाँ जी 9 क्लाट ये। ठीक है। उससे कोई आराम आ रहा है आपको? हाँ जी आराम तो है, ठीक है। लेकिन ज्यादा है कहना PVC ज्यादा आ जाते हैं कहना इसी चीज में आकर। ठीक है। अच्छा तंबाकू नोशी करते हैं आप? हाँ जी। तंबाकू नोशी करते हैं? सिगरेट पीते हैं? नहीं, तम्बाकू नोशी को नहीं, कहना ब्लड ठीक है। प्रेशर है, कभी कभी ज्यादा हो अच्छा। जाता और शुगर है आपको? है। नहीं मैडम साहब शुगर नहीं है। खानदान में किसी को दिल का मसला? नहीं पहले नहीं है। ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। आप जरा इनका सवाल रिपीट करो, मैं कुछ जी। आधा समझ आया, आधा मुझे भी नहीं थोड़ी समझ। बहुत ही समझ आई है, मैं आपको वो बताती हूँ मुझे कि वो कह PVCs रहे हैं का समझ आई है, जी, PVCs कि वो आती है। कह रहे हैं कि बैठने पे आ रहे हैं, सिम्टोमेटिक हैं, एंजियो इनकी हुई थी, डॉक्टर ने दवाई दी है, और वो कहते हैं कि मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता, उस पर मुझे प्रॉब्लम होती है।
जी जी, उसमें आई थिंक वो हमें पता चल जाता है कि इनकी एंजियोग्राफी पे क्या रिजल्ट क्या आया बता था, रहे थे, कितनी वो कह रहे नालियों में। थे कि एक जो उनकी आर्टरी है वो 50% ब्लॉक है, और दूसरे का भी कुछ बता रहे थे जी, मुझे। आई आई थिंक उसमें से जो मेन मसला इनका है पीवीसीज़ का, ज़्यादा उनका मसला था कि वो आ रही हैं। देखिए बहुत ये एक्स्ट्रा बीट्स होती हैं जिन्हें हम मिस बीट्स भी कहते हैं। ये ईसीजी आप करें तो उसमें मिस बीट्स आपको आती हैं और कई दफ़ा मरीज़ भी परेशान हो जाता है, डॉक्टर भी परेशान हो जाता है। वो कई दफ़ा एंग्जाइटी की वजह से आती अच्छा। हैं, और अगर आप ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीते हैं उसकी वजह से आते हैं, सिगरेट पीते हैं उससे आते हैं। एक चीज़ जो इनसे पूछना भूल गए वो ये कि तंबाकू पान वाला, जो तंबाकू वाला पान तो नहीं ये खाते। अच्छा। अगर जी। तंबाकू वाला पान खाते हैं तो फिर पीवीसीज़ आती हैं। अच्छा। और ये बड़ा ज़रूरी है कि फिर पान जो है वो आप सिगरेट बंद तो नहीं कर दें। पी रहे, लेकिन हाँ, हाँ वो जी, वो पान का नहीं नॉर्मली हमने बीड़ी पूछा। पान किसी भी ठीक। सूरत में नस्वार अगर ले रहे हैं अच्छा। तब भी उससे ये होगा। तो ये चीज़ें अगर ये बंद कर दें और अपने डॉक्टर साहब से ये बात करें तो एटलीस्ट इनकी ये पीवीसीज़ के लिए जो है वो मेडिसिन लिख देंगे, हमारे वो बीटा ब्लॉकर्स वगैरह होते हैं, लिख सही। देंगे तो उससे उनकी काफ़ी तबीयत बेहतर होगी। उनका एक ये भी होता है कि अगर आपको इस तरह की एक्स्ट्रा बीट्स या मिस बीट्स आ रही हैं तो आपका एक स्ट्रेस टेस्ट या ईटीटी हम करवाते हैं। ईटीटी का भी जिक्र कर रहे थे, वो हाँ, कुछ कह अगर रहे वो थे। ईटीटी आपने की और आपकी ईटीटी ठीक आ गई और उस ईटीटी के दौरान आपको चलते हुए वो पीवीसीज़ गायब होगी, तो इसका मतलब यह है कि आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सही। हार्मलेस है। ठीक। इसमें कोई नुकसान होने का डर नहीं है। तो एंजियोटिन का टेस्ट हो ही गया, ठीक है। जिसमें से 50% ब्लॉकेज है, तो वो दवाइयों के साथ जो है मैनेज कर सकते हैं, उसके किसी स्टेंट या किसी बाईपास की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये डॉक्टर साहब के पास जाके ये जो क्वेश्चन उन्होंने हमें किया है, डॉक्टर साहब जो इनको ट्रीट करें उन्हें बताएं, तो इन्हें वो स्पेशल कोई दवाई जो शुरू करेंगे जिससे इनका ये वाला मसला काफ़ी हद और तक ये हल हो किसी जाएगा। कार्डियोलॉजिस्ट को ही जी, दिखाएं। कार्डियोलॉजिस्ट को ही बिल्कुल, दिखाएं। जी ताकि जी वो सही से देख सकें कि क्या जी मसला है। यहाँ पर जी। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, की हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आप कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? बाजी मैं शरकपुर शरीफ से, जिला शेखुपुरा से बात कर रहा हूँ। खालिद मेरा नाम है, त्रिडे वाली से रहने वाला हूँ मैं। ठीक है, सवाल पूछिए। बाजी मैं ना जो गल गुल करना वा ना किते ਜਾਂ बैठा ना वा कला ते मेरे एकदम जिवें सांस रुकदा है ना, ये रुक ਜਾਂਦਾ है। फिर उवें मतलब है कि मैनू एक झटका जिहा माड़ा जिहा महसूस ਹੁੰਦਾ है, जिवें मैनू कोई मेरा सांस रुक गया है। उस तो बाद फिर गलबात होनी शुरू हो जाती है। मैनू मसला काफी दिनों से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, एकदम से आपका सांस रुकता है और फिर ठीक हो जाता है। हाँ जी, फिर ठीक हो जाता ठीक है। है, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है जी, मैं 1/1/1975 की पैदाइश है जी। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और जो है सिगरेट कोई होगा। सिगरेट नोशी वगैरह करते हैं? जी सिगरेट पीता हूँ। अच्छा, ठीक है। और चाय वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं? क्या? चाय वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं? चाय? हाँ जी, चाय भी पीता हूँ बाजी, सिगरेट भी पीता हूँ, तो हुक्का भी पीना वा, जो पिंडा च हुक्का नहीं होंदा हैगा, भी पीना वा। अच्छा, ठीक है। वर्जिश को पैदल चलना है कि नहीं? हाँ, पैदल चलते हैं आप या नहीं? जी बाजी। पैदल चलते हैं? वॉक वगैरह करते हैं कोई? क्या? चलते हैं, पैदल चलते हैं आप? हाँ जी हाँ जी, बहुत करता हूँ मैं, पैदल बड़ा चलता हूँ। अच्छा अच्छा। ख़ानदान में किसी को दिल का मसला है? नहीं, किसी को नहीं है। ठीक है। कोई शुगर वगैरह है आपको? शुगर? नहीं, मैनू नहीं शुगर है बाजी। अच्छा, कोई टेस्ट वगैरह हुए हैं आपके? बेसलाइन टेस्ट कोई करवाए हैं आपने? कोई भी बाजी टेस्ट नहीं मैं करवाया है, तो तुहानू फोन किया। मैं इतवार वाले दिन बाजी ना करांगे गल। ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। जी जी, आई थिंक ये स्मोकर हैं हाँ और जी। सिगरेट पीते हैं और मतलब हुक्का भी पीते होंगे। वर्जिश हुक्का जो भी है, पीते हैं? हाँ वो भी आई थिंक वर्जिश वाला भी इनका हाल वही वाला होगा जो कि रूटीन में चलना होगा वो वाला होगा। लेकिन जो इनके जो सिम्टम है जो इन्होंने बताया ना कि इनको ये एकदम से एक सांस सांस रुक जाता है, ये दिल की तरफ इशारा होता है कि शायद इन्हें दिल का मसला हो, दिल की नाली बंद हो। तो इन्हें चाहिए कि जो नज़दीक इनके डॉक्टर हैं वहाँ पे दिल के डॉक्टर, हाँ आम डॉक्टर के पास ना जाए, वहाँ उसके पास जाएं, चेक करवाएं। वो इनको चंद टेस्ट लिख के देंगे, ईसीजी इनकी करेंगे, चंद टेस्ट लिख के देंगे और इनकी ईटीटी वर्जिश वाला जो टेस्ट है वो उन्होंने करवाना है और बाकी टेस्ट करवा के फिर वो डॉक्टर साहब जो दवाई देंगे उस पर अमल करना है और सिगरेट बंद कर देना है। पहला काम आपने ये करना है और हुक्का कि भी? अगर हाँ, और हुक्का और सिगरेट दोनों बंद कर दें। अगर दिल के अटैक से आप बचना चाहते हैं तो फिर सिगरेट आज से ही बंद कर दें और डॉक्टर साहब को आज ही या कल जाकर दिखा लें, उनसे दवाइयाँ लिखवा लें ताकि ये जो आपकी सांस रुकती है ये वाला मसला आपका हल हो जाए। और ये भी पता चल जाए कि ये जो आपकी सांस रुकती है कि दिल की वजह से रुकती है या किसी और वजह से लगता है, कहीं आपको दमे की शिकायत तो नहीं है। एक दमे में भी ऐसे हो जाता है जो कि फेफड़ों की बीमारी है, तो वो डॉक्टर साहब को दिखाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा सर, एक्टोपिक बीट्स
जिस तरह के एक और पेशेंट थे, उन्होंने भी बताया कि उनको एकदम से फील होता है कि एक एक्स्ट्रा बीट आ रही है, या बाज़ औक़ात लगता है कि सब कुछ एक लम्हे के लिए रुक सा गया है। तो ये एक्टोपिक बीट्स क्यों आती हैं, इनकी क्या वजूहात होती हैं? जिस तरह कि हमने अभी बात की चाय और कॉफ़ी की और तंबाकू नोशी की, तो उनका क्या इम्पैक्ट होता है इस पर? देखिए, बहुत सारी जो आपके मिसबीट होती हैं, कुछ लोग कहते हैं जी चलते चलते मेरी नब्ज़ रुक गई, और कई दफ़ा मुझे एकदम दिल का पता चला कि धड़कन रुकी, गले में आके कोई चीज़ फंस गई। तो बहुत सारे लोगों को ये इनका कोई नुकसान नहीं होता, जिसे हार्मलेस कहते हैं, B9 कहते हैं, कि इनका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर ये आपकी हार्ट बीट एग्जर्शन पे आती है और आपको चलते हुए सीने में दर्द होता है, साथ हार्ट बीट मिस होती है, और अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी हार्ट बीट ज़्यादा मिस होनी शुरू हो जाती है, तो फिर इसको डिग आउट करना पड़ता है। फिर ये पैथोलॉजिकल होती है, सीरियस होती है, इसको सीरियसली लेना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं जब एंग्जाइटी में होते हैं, परेशान होते हैं, नींद पूरी नहीं होती, चाय ज़्यादा पी, कॉफ़ी ज़्यादा पी, चॉकलेट ज़्यादा खाए हुए, बहुत सारे एजिटेटेड जो होते हैं, उसमें ये एक्स्ट्रा बीट ज़्यादा आती है। तो उसमें फिर, लेकिन इस बीट को आप हशअप नहीं कर सकते। अच्छा। इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट ज़रूर करना है, टेस्ट आपने ज़रूर करवाने हैं। हो सकता है कि जैसे हम कह रहे हैं कि ये हार्मलेस है या B9 है, नीचे कोई और बीमारी पड़ी हो जो ये हार्ट जो है मिस कर रही है, इसलिए वो करना बहुत ज़रूरी है कि आपका छाती का एक्सरे, आपकी ECG, आपका एकोकार्डियोग्राम, आपकी ETT, ये सारी की सारी चीज़ें, और प्लस आपके जितने ब्लड टेस्ट हैं वो सारे होने चाहिए। सही। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी नज़ीर अहमद कादरी बात कर रहा हूँ मदीना मुनव्वरा शरीफ से। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक, सवाल पूछें। वस्सलाम बीबी। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी अच्छा, जी, मैंने सवाल 1 पूछें। साल कबल ना एंजियोग्राफी करवाई है सक्कर से। हम्म। तो अभी और तो मसला नहीं कोई भी आ रहा, BP लो होता है कभी कभी, लेकिन जब अत्तहियात पे नमाज पढ़ने के लिए बैठते हैं ना तो टांगें काफ़ी दर्द करती हैं, काफ़ी पैरों की उंगलियां, ये मसला आ रहा है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब बैठे हैं तो आपसे मशवरा ले लूँ। ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन पूरी टाइम पे ले रहा हूँ, बाकी ठीक है, अल्लाह का करम है। अल्लाह करीम आपको भी सलामत रखे, डॉक्टर साहब को भी सलामत रखे। हमारी जज़ाकल्लाह। रहबरी के लिए आपने ये काम ठीक किया, है। डॉक्टर साहब तशरीफ लाए, बहुत इसके शुक्रिया। बारे में जी। तशकील फरमा दें कोई गोली वगैरह कोई चीज़। ठीक है, ये बताइएगा उम्र कितनी है आपकी? हाँ, मेरी 12/8/68 की पैदाइश है। ठीक है। और कौन सी गोली इस्तेमाल कर रहे हैं आप? हाँ, मेरे पास एक कुछ कैप्सूल वगैरह है, नाम तो पूरे नहीं आते। किस मैं चीज़ के लिए इंग्लिश इस्तेमाल जानता। कर रहे हैं वो आप? जी, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो गोली? वो एंजियोग्राफी कराई थी, एक स्टड डला हुआ है मुझे। अच्छा, कब डला ठीक है। कब डला था आपको ये? 1 साल कबल 1 साल हो गया है। कितने किस्म की ठीक है। दवाइयाँ ले रहे चक्कर हैं? तो SIV से हुआ था ये एक मेरा। ही किस्म की दवाई दी है या कोई और भी दवाइयाँ दी हैं उन्होंने? नहीं, उन्होंने जो मेडिसिन शक्कर वालों ने मैं की थी वही इस्तेमाल कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी कोई मसला ही नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है। बाकी कोई मसला नहीं नहीं, है? लेकिन कोई दिल दवाइयाँ का कौन कौन सी खाते हैं? दवाइयाँ कोई और कौन कौन दवाई सी कोई हैं, नहीं थोड़ा ले सा रहा है। बताइएगा हमें। दवाइयों का पता है आपको कौन कौन सी हैं? हाँ, ये सिर्फ टांगों का मसला है, जब अत्तहियात पे बैठते हैं ना, ठीक है। टांगें काफी दर्द करती हैं, पाँव की उंगलियां कोई ये चलो, सुन ठीक भी है। हो करती हैं। जाती हैं आपकी उंगलियां वगैरह, सुन हो जाती हैं दर्द के अलावा? नहीं और कुछ नहीं है, बस यही मसला होता अच्छा, है। शुगर वगैरह चेक हुई है? शुगर तो नहीं है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह शुगर नहीं है, चेक करवाई है, यहाँ भी करवाई है। सही है। और चलने पे कोई दर्द होता है आपकी टांगों में? नहीं, चलने में नहीं होता, ठीक चलते है। हुए नहीं होता, बस सिर्फ जब बैठ नमाज कर के होता लिए बैठते हैं ना, हाँ जी, उस वक्त ये तकलीफ आ रही है। ठीक है। सर, आपने कोई सवाल पूछा है? जी नहीं, बस ठीक है, बहुत शुक्रिया चलने कॉल में करने पैरों का की जी। कलियां ये दर्द करती हैं ज्यादा चलने सही को। है। विटामिन डी वगैरह चेक हुआ है आपका? हाँ, हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। बाकी टेस्ट वगैरह सब ठीक हैं आप कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक कर रहे चलें, हैं। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल डॉक्टर साहब करने का का। कोई एड्रेस हो तो 5 जनवरी को मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, आपसे ठीक है। मुलाकात हो जाएगी। बिल्कुल, हमारे प्रोड्यूसर साहब आपको एड्रेस जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी सर। जी, आज इनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, 1 साल पहले स्टंट पड़ा हुआ है। दवाइयाँ इन्होंने कमिट नहीं किया कि ले रहे हैं पूरी कि नहीं ले रहे, एक कैप्सूल कोई ले रहे हैं, हाँ। बाकियों के बारे में नहीं बताया। वो बड़ी डेंजरस चीज़ है। जो ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर इन्होंने स्टंट डलवाया हुआ है तो कम से कम 3 किस्म की दवाई तो ज़रूर लेनी पड़ती है, इन्होंने जिसमें मेंशन एक ही एस्पिरिन की है, है। जिसमें फिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई है, कोई नाइट्रेट्स है, बीटा ब्लॉकर्स, वो लेनी पड़ती है, इन्हें चाहिए
कि वो जो नुस्खा डॉक्टर ने इन्हें स्टेंट डालने के बाद दिया था या आखिरी दफ़ा ये जाते हुए जो उसने लिख के दिया था वो दवाइयाँ ज़रूर इस्तेमाल करें। ये टांगों वाला कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये मामूली सी जो दर्दें होती हैं टांगों की, वो ज़्यादा चलने की वजह से या किसी वजह से थकावट से हो जाती है। कई दफ़ा ये रूमेटिज़म होता है उसकी वजह से होती हैं, आर्थराइटिक पेन्स होती हैं, और पेन किलर से जो दवाई दर्द वाली दवाइयाँ उनसे वो ठीक हो जाती हैं अगर आप अपनी खुराक ठीक रखें। यानी आपकी खुराक में फ्रूट ज़्यादा शामिल हो, आपकी खुराक में सब्ज़ी ज़्यादा शामिल हो, तो ये बहुत सारी दर्दें जो हैं ये सारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं जो ज़्यादा परेशान हूँगा, अगर ये दवाइयाँ अपनी स्टेंट वाली नहीं इस्तेमाल कराए तो फिर उसमें ये ज़्यादा चांसेस हैं कि इनका स्टेंट जो है वो बंद हो जाएगा और हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। इसके लिए तो कोई भी पेन किलर जाके ये दवाई वाल दर्द पैनाडोल ही 2 गोलियाँ ले लें तो टांगों का दर्द इनका ठीक हो जाएगा। 2 गोलियाँ सुबह शाम ले लें, दर्द इनका ठीक हो जाएगा। और वॉक करें, कम आधा घंटा वॉक करें। अगर मदीना मुनव्वरा में आए और अगर ये जाते हैं मस्जिद नबी में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने तो वो काफ़ी वॉक हो जाती है, उसमें से इनकी वॉक वाला पोर्शन कवर हो जाता है। लेकिन जो ज़्यादा मैं वरीड हूँ इनकी दिल की बीमारी के बारे में ज़्यादा वरीड हूँ। है दिल की बीमारी, स्टेंट डला हुआ, अपनी दवाई जो है वो बाकायदगी से लें। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि वो एक कैप्सूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक कैप्सूल नहीं होगा, और भी दवाइयाँ होंगी, तो इनको चाहिए कि वो दोबारा से एक दफ़ा देख लें कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, और जो भी डॉक्टर इनको तजवीज़ करता है तो वो ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा सर, ये इनसे हम वेट पूछना भूल गए, क्या पता कि इनका वेट ज़्यादा हो और जब ये एहतियात पे बैठ रहे हैं तो वज़न की वजह से भी इनकी टांगों में दर्द हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक? कई दफ़ा होता ही है कि अगर आप अतायात पोजीशन में बहुत लंबे अरसे के लिए बैठे हों तो बहुत आपको ये टाइम के दर्दें लिए शुरू हो बैठे जाती हैं। तो आपकी जो स्ट्रेचिंग जो एक्सरसाइज होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वर्जिशें जो होती हैं जिस्म की, जोड़ों की, बाजुओं की, टांगों की जो होती हैं वो आप करते रहें तो दर्द से काफ़ी हद तक जो है वो आप बच सकते हैं। लेकिन कई दफ़ा होता है कि ये दर्दें हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, उसमें जब किसी पसल में तो आप पेन किलर कोई होता है वक्ती तौर पे 3-4 दिन के लिए इस्तेमाल करें, जब दर्द ठीक हो जाए तो फिर रोक दे। हाँ, टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं कि कहीं वही वाली जो बात आपकी है कि कहीं शुगर तो नहीं है, कहीं इलेक्ट्रोलाइट्स कम तो नहीं है, कहीं और चीज़ें जो है वो ख़राब तो नहीं है। अगर वो ख़राब है तो उन टेस्टों को जो है उसी हिसाब से दवाई लिखनी होती है। उससे फिर काफ़ी हद तक, जैसे लोगों का यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, यूरिक और एसिड, यूरिक एसिड बिल्कुल। जब होता है तो इसी तरह दर्दें शुरू हो जाती हैं, और आप यूरिक एसिड को ठीक करते हैं तो ये दर्दें बेहतर हो जाती हैं। तो ये उन्हें चेक करवाना जो है ज़रूरी है। सर, एक चीज़ होती है जैसे कि सादा ज़बान में कहा जाता है ठंडा गर्म हो जाना, तो क्या उसका दिल पे भी असर आता है ठंडा गर्म हो जाना? यानी कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं जहाँ पर हीटर ऑन है और फिर आप एकदम से सर्दी में चले गए हैं, तो उसका दिल पर भी कोई असर आता है? बिल्कुल, डेफिनेटली। ये आजकल स्पेशली मौसम ऐसा है और आजकल टेम्परेचर भी बड़ा कम है और सर्दी ज़्यादा हो गई है। तो आप जब भी हों तो प्रॉपरली कवर्ड हों, क्योंकि दिल की नालियाँ ऐसे सिकुड़ जाती हैं। अच्छा। जब ठंड लगती है तो नाली जो है वो सिकुड़ जाती है और आप में ब्लड कम हो जाता है, या आपको फिर या सीने का दर्द शुरू हो जाता है, कई दफ़ा कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास जो आजकल इमरजेंसीज आती हैं वो ठंड की वजह से आती हैं। उसमें जिन लोगों को अंजाइना था, पहले फर्स्ट क्लास दवाइयों पे चल रहे थे, उन्हें कोई मसला नहीं था, देन अचानक अब सीने में दर्द होना शुरू हो गया। अब जो जिनका हार्ट फेल था उनके लंग्स में पानी जो नहीं था और हार्ट फेलियर होना शुरू हो गया। और उसमें ज़्यादातर लोगों को होता है कि फ्लू हो गया, नमोनिया हो गया, चेस्ट की इन्फेक्शन हो गई, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर को वापस लेके आती हैं और अनस्टेबल करती हैं। तो इसलिए इनको फ़ौरन ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और ये है कि जब अब ठंड में जो निकलें तो अपने आप को प्रॉपरली सारे कवर करके रखें। चाय कावे का ज़्यादा इस्तेमाल करें, गर्म पानी, नीम गर्म पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपकी सर्दी जो है ख़त्म हो, और कपड़े जो है वो मोटे पहने। अगर सर्दी होगी तो जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, उनका अंजाना बढ़ सकता है, उनको दिल का अटैक हो सकता है, वो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसलिए सर्दी से बचना जो है ये बहुत ज़रूरी है। सर्दी से बचना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और पहले सर हमने यही देखा था कि लोग मफलर से अपने चेस्ट को कवर करते थे और उससे बहुत ज़्यादा अफाका होता है। ना सिर्फ दिल के मसले से आप बच सकते हैं बल्कि बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी जो हैं उनमें भी काफ़ी अफाका हो जाता है। और आजकल मैंने देखा है जो यंग जनरेशन है उनकी जैकेट्स आगे से बाकायदा खुली हुई होती हैं, तो हवा जो होती है वो डायरेक्टली सीने पर इफ़ेक्ट कर रही होती है। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद जहांगीर बात कर रहा हूँ, जी, सवाल पूछिए। हैदराबाद शहर से। जी, सवाल पूछें। सवाल सर ये है कि मैं बिल्कुल समझ के ठीक ठाक हूँ, काफी डॉक्टरों से भी मैंने बात की है। जब वो मैं आधा घंटा कि मैं जब दौड़ता हूँ सर 10 मिनट के बाद
आप सवाल पूछें, टीवी की आवाज़ मत सुने। सर मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक दौड़ता हूँ, 10 मिनट मैं दौड़ता हूँ या 5 मिनट मैं दौड़ता हूँ। ठीक है। दौड़ने के बाद जब मैं रुक जाता हूँ, मुझे सांस जब चढ़ता है तो सांस इस तरह चढ़ जाता है जिस तरह दमे का मसला होता है। अच्छा, वो ठीक है। मुझे मसला होता है 10 मिनट तक या आधा घंटे तक, वो सांस इस तरह मुझे चढ़ता रहता है। 10 मिनट के बाद वो सांस खत्म हो जाता है, उसके बाद मैं समझ ठीक होता हूँ। या आंखों मुझे के गर्दों गुबार हो, या उसके बाद वजह से मेरा सांस बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद कुछ 15 मिनट या 20 मिनट के बाद मैं फिर ठीक ठाक रहता हूँ। काफी डॉक्टरों से ये मैंने मशवरा किया है कि आपको सांस चढ़े तो उस वक्त मेरे पास आओ, मगर उस वक्त फिर मैं ये मतलब होता है मेरे साथ 15 मिनट या 20 मिनट तक होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि आंखों के आगे अंधेरा भी आता है कोई जब आपको ये सांस चढ़ता है? ये तो मैंने फिर करना महसूस नहीं किया। अच्छा, आंखों के आगे अंधेरा आता है या दिल में दर्द होता है आपको साथ? दर्द नहीं होता है, छोड़ जब मैं सांस लेता हूँ उसका छोटे छोटे दराज जो है ना बलगम के आते हैं। अच्छा, ठीक है। और आपने किसी सीने के डॉक्टर को दिखाया है जो कि रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट होते हैं? मैंने हैदराबाद जो CMH इधर भी चेक करवाया है, उसके बाद काफी अस्पतालों में चेक करवाया है, मगर उन्होंने डॉक्टर ने आगे से मशवरा ये दिया है कि आपको जब ये सांस जब चढ़ रहे या जब आपको बलगम के ये जरात आ रहे हों उस वक्त आप आए तो हम चेक करके आपको बता सकते हैं। अभी तो आप बिल्कुल ठीक हैं। कोई दमे का मसला तो नहीं है आपको या खानदान में किसी को? किसी को भी मसला नहीं। ठीक है। कोई एलर्जी वगैरह एलर्जी पोलन नहीं है। से या? स्मोकर है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी इस वक्त है 33 साल। अच्छा, और स्मोकिंग करते हैं आप? तंबाकू पीते हैं? तंबाकू नोशी करते हैं? किसी किस्म का भी नशा नहीं करता। अच्छा, ठीक है। और शुगर वगैरह है, कोई ब्लड प्रेशर आपको? ये मुझे और कोई मसला नहीं है, ये मुझे 6 माह हो गए हैं सिर्फ। अभी जो है ना ये गर्मी खून के टेस्ट ठंड हुए की हैं वजह आपके? से खून के टेस्ट हुए हैं आपके? मैंने खून से जब टेस्ट करवाया तो 6 माह हो गए मुझे। ये सिर्फ एजेंडा का जो है ना गर्मेश के मतलब बने और कोई। ठीक है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी आई थिंक जो ये बता रहे हैं कि चलने से एकदम जो भागते हैं जब तो उस वक्त 5-10 मिनट तो उनको ये सांस फूल जाती है और बलगम के टुकड़े आते हैं, और ये मोस्ट प्रॉब्ली इनका जो ज़्यादातर तो जा रहा है फेफड़ों की बीमारी की तरफ, जैसे दमा वगैरह होता है। फिर वो कहते हैं धुएं से भी और मिट्टी से भी एलर्जी है थोड़ी सी, तो मोस्ट प्रॉब्ली इनको चेस्ट फिजिशियन को दिखाने की ज़रूरत है। दूसरा हार्ट का मसला भी हो सकता है, क्योंकि दौड़ते हुए अगर आपकी सांस टाइट हो सकती है और रुक जाती है, और दोनों मसले जो है ये हो सकते हैं, तो इन्हें अपने छाती का एक्सरे, ECG, एको और ETT वगैरह ज़रूर करवा लेनी चाहिए। और अगर एलर्जी वाली हिस्ट्री है तो हो सकता है कि सिर्फ एस्थमा हो, और ये वाला रिएक्टिव एस्थमा जिसमें एक्सरसाइज से आ जाता है, वो फिर मिट्टी धुएं से आ जाता है, एक्सर्शन से आ जाता है, तो वो अगर ये दिखा लें छाती वाले डॉक्टर को तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और साथ ही साथ अपने दिल के वाले टेस्ट जो हैं वो भी ज़रूर करवा लें, ताकि ये दोनों चीज़ें रूल आउट हो जाए। ज़्यादातर जो इन्होंने बताया सो फार वो उससे लगता है ये कि इन्हें ज़्यादा फेफड़ों की बीमारी है, और लेकिन हार्ट को भी रूल आउट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। अच्छा सर, ये भी हो सकता है कि खून की कमी हो तो उस वजह से इनको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही हो? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। देखें, जिन लोगों को अनीमिया होता है, जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है, वो जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा सा दौड़ते हैं तो सांस फूल जाती है, सीने में भी कई दफ़ा दर्द शुरू हो जाती है, टांगों में जान नहीं रहती है। और इसलिए ये जो बेसलाइन जो टेस्ट हैं जिन्हें हम ब्लड CP और कंप्लीट पिक्चर जो खून का जो टेस्ट है, वो खून की कमी के बारे में जानना जो है बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि हर बंदे को अपने खून के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके खून में कमी तो है कि नहीं है, हीमोग्लोबिन है कि नहीं है, और दूसरा उसका ब्लड ग्रुप क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं इमरजेंसी पड़ती है, और जब आपको जल्दी ब्लड देना पड़ता है तो आपको पता हो कि आपका, और ब्लड ग्रुप फिर आपको याद भी हो कि आपको क्या है, तो वो आपके पता हो तो फिर उस वक्त इमरजेंसी की सूरत में काफ़ी हद तक वो मददगार होती है ये चीज़। तो ये जो बेस लाइन टेस्ट है, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आपकी 30 साल उम्र है, या फॉर दैट मैटर आपको कोई मसला होता है, चेस्ट इन्फेक्शन है, फ्लू है, पेट ख़राब हो गया, वॉमिटिंग हो गई, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ये बेस लाइन टेस्ट जब एक दफ़ा आ जाए तो आपको पता चले कि आपके जब टेस्ट हुए थे तो वो सारे नॉर्मल थे या उनमें कोई ख़राबी थी।
तो ये वाला यानी कि ये बेसलाइन टेस्ट करवा लें, दिल के भी जो टेस्ट हैं वो करवा लें ताकि रूल आउट हो जाए कि छाती दिल का का एक्सरे भी मसला करवा नहीं लें। जी। है। छाती का एक्सरे करवा लें और किसी छाती के स्पेशलिस्ट को भी ये दिखा लें, क्योंकि बहुत दफ़ा ये भी होता है कि दमा डायग्नोज नहीं हुआ होता। तो आप जब इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। यहाँ पर कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं असगर बात कर रहा हूँ उकाड़ा से। मुझे जनरल साहब से ये मैं जी असगर बात कर रहा हूँ उकाड़ा से। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप टीवी की आवाज़ मत सुने, हमसे बात करें। अच्छा एक जी ठीक है, मैं बाहर चला जाता हूँ। एक अच्छा ऐसा है कि डॉक्टर साहब से मुझे ये बात करनी है कि मेरा कैबेज हुआ है। ठीक है। और जनरल अफशीन है, जनरल साहब जानते होंगे, जनरल अफशीन साहब ने मेरा कैबेज किया CMH लाहौर। जी जी। अच्छा उसमें ये है कि मुझे ये कंफर्म करना है कि ऐसे पेशेंट जिनका बाईपास हुआ है उनको कितनी देर के बाद अपने कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, और स्पेशली अगर किसी को शुगर हो तो शुगर के हवाले से HB1AC का क्या लेवल आइडियल होना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को वॉक कितनी करनी चाहिए, स्पेशली शुगर के जो पेशेंट हैं। ठीक है। मैं ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर डेली वॉक करता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। तो हाँ जी, ठीक तो है। ये 3 क्वेश्चन हैं कि HB1AC क्या होना चाहिए, टेस्ट कौन कौन से होने चाहिए, कितनी देर के बाद होने चाहिए, और कितने किलोमीटर डेली वॉक करनी चाहिए। और मैं लेता हूँ लोप्रीन 150। ठीक है। और आपकी और मैं बीमारी रात को कंट्रोल्ड है? लेता हूँ। डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं कि लोप्रीन 150 जो है ना दिन में मॉर्निंग में लेनी चाहिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल है या रात को लोप्रीन? एक डॉक्टर है उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि रात को लेनी चाहिए क्योंकि उसके बेनिफिट ज्यादा हैं। ठीक है, बहुत तो अच्छा ये सवाल है सारी चीजें आपका। मुझे कंफर्म करनी है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी जी जी, आई थिंक उन्होंने बाईपास करवाया हुआ है और सवाल इनका बड़ा ज़रूरी है। और जो जिनका बाईपास हुआ है, जिनको स्टेंट डले हुए हैं, उनको ये सुनना बहुत ज़रूरी है कि बाईपास के बाद जो है वो आपको, या स्टेंट डलने के बाद आपको कम से कम 3-4 किलोमीटर ज़रूर चलना चाहिए। और ये ऑलरेडी 4 किलोमीटर डेली वॉक कर रहे हैं। ख़ुराक का जो आपको ध्यान करना है, चिकनाई वाली ख़ुराक नहीं होनी चाहिए। सादा ख़ुराक जिसमें सब्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल, गोश्त का कम इस्तेमाल हो, तली चीज़ें कम होनी चाहिए। टेस्ट उन्होंने पूछा कि टेस्ट कितनी देर के बाद करवाने चाहिए। अगर तो आप एक टेस्ट करवाते हैं और आपके सारे टेस्ट नार्मल आते हैं तो 3 महीने के बाद करवा लें। अच्छा। और अगर वो भी नार्मल आते हैं फिर बेशक 6 महीने के बाद करवा लें। लेकिन साल में एक दफ़ा आपने अपना ETT और एको टेस्ट ये ज़रूर करवाना है। सही। हाँ, वो आपको ज़रा बता देता है जी कि आपके बाईपासेस और कम अगर कर कोई रहे हैं। सिम्टम भी आना शुरू हो जाए तो तब भी तब टेस्ट भी करवा जी, लें। जब भी आपको तकलीफ होता, कई दफ़ा होता ही है कुछ लोगों के बाईपास वगैरह पहले 3 से 6 महीने बंद होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और उन्हें सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं। और वो जब सिम्टम्स, वो आप वाली बात है कि जब आपको तकलीफ हो तो आप उस वक्त आप डॉक्टर के पास जाएं और सारे टेस्ट अपने करवा लें। ये टेस्ट फिर आपको बताते हैं कि आपकी सारी चीज़ें चल रही हैं ठीक है, नहीं चल रही। तीसरी उन्होंने बात की थी कि हीमोग्लोबिन का जो है A1C, HbA1c का जो लेवल क्या होना डायबिटीज़ चाहिए? का जो कंट्रोल है उसके बारे में उन्होंने सवाल किया था। तो वो हमेशा 7 से कम होना चाहिए। ठीक है। 7 ज़्यादा, प्रेफरेबली 6.5 होना चाहिए, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। 7 से हमेशा कम होनी चाहिए। और 3 से 4 किलोमीटर इन्हें वॉक करनी चाहिए। और ये टेस्ट जो है वो करवाते जाएं। और अगर ये टेस्ट नॉर्मल आते हैं, अपनी दवाइयाँ, इसमें 2 दवाइयाँ तो उन्हें ज़रूर लेनी है, जिसमें एक एस्पिरिन है जो ऑलरेडी ले रहे हैं, और दूसरी जो है कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली जो स्टैटिन जिसे हम कहते हैं, वो दवाई इन्होंने ज़रूर लेनी है। इसके अलावा अगर डॉक्टर साहब ने कोई और दवाई ने लिख के दी और इनको देख के, तो वो भी जारी रखनी सर चाहिए। स्टैटिन्स के मुतालिक कहा जाता है कि ये रात को लेनी चाहिए, तो जी वो हाँ, क्यों ये कहा इनका जो जाता है? सवाल है ये था कि लॉपरिन सुबह लेनी चाहिए, शाम हाँ, को लेनी एक ये चाहिए। भी लॉपरिन सवाल को बेशक सुबह आप ले लें, नाश्ते के बाद ले लें। जो स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल की दवाई कम करने वाली, वो शाम के खाने के बाद लेनी चाहिए। बिल्कुल, इनको शायद स्टैटिन का उन्होंने कहा स्टैटिन का होगा, मोस्ट प्रॉब्ली वो लोप्रिन का नहीं कहा होगा। जी 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 जी, ठीक है। बिल्कुल। तो स्टैटिन्स जो हैं वो आप कह रहे हैं कि रात को इस्तेमाल करनी चाहिए, जी, उनका जी। इफेक्ट ज़्यादा होता है। थोड़ा ये ड्राउजी भी करती हैं सर, इस वजह से भी कहा जाता है कि रात को। नॉट दैट ये अच्छा। ड्राउजी करती है, इनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। अच्छा, हाँ, ठीक उस वक्त मैक्सिमम जो है मेडिसिन का जो है वो ठीक। बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो इसलिए शाम का टाइम उसे कहा है। सही। जी यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फयाज अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। जी
सवाल पूछें। जी कराची से। जी सवाल पूछें। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछना था कि मेरी जो मदर हैं उनको नवंबर 2014 में जो है उनके स्टंट डाला था, और उसके बाद जो है शुरू में तो सब सेट था, लेकिन अब उनको प्रॉब्लम ये होती है कि उनको वजूद सुन होता है, खासतौर पर लेफ्ट हैंड सुन हो जाता है, चलने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। मेडिसिन बीच में से जो है वो बाजू पर स्किप कर देती हैं, और बीपी उनका जो है हाई रहता है, शुगर की भी उनको शिकायत है। तो अभी जो है काफ़ी गैप आ चुका है, तो थोड़ी सी फिक्र ये लाक हो रही है कि इनमें क्या दोबारा ऐसा हो सकता है कि स्टंट बंद हो जाए, या फिर ये जो वजूद सुन होने का वो है ये भी हार्ट की वजह से हो सकता है। तो इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछना था। आई एम 39 ईयर्स ओल्ड, और मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते हैं कराची में, तो सीढ़ी चढ़ते हुए मुझे जो है सांस फूल जाता है। सही। तो ये दो चीज़ें तो मुझे पूछनी थी। ठीक है, वजन ज़्यादा है आपका? नहीं, वजन इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तंबाकू नोशी वगैरह करते हैं आप? नहीं बिल्कुल। ब्लड प्रेशर या शुगर है आपको? नहीं, मुझे वॉक करते हैं। ठीक है, वॉक वगैरह करते हैं रेगुलरली? नहीं, इसका टाइम नहीं मिलता। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी अच्छा, आई थिंक इनसे शुरू करते हैं। हाँ जी। कि एक्सरसाइज नहीं करते और फर्स्ट फ्लोर चढ़ते हैं और एक फ्लाइट स्टेयर्स की चढ़ते हैं, उनकी सांस फूल जाती है, तो एक वर्जिश नहीं है, बिल्कुल यूज़ टू नहीं है, जिस्म यूज़ टू नहीं है। इसलिए अब थोड़ी सी जब जूं एज बढ़ती है फिर आपका जो है सांस फूलना शुरू हो जाता है। नहीं चाहिए कि कम से कम, वो कहते हैं टाइम नहीं होता, टाइम आपने आधा घंटा निकालना है, चाहे काम के दौरान ही निकालें, तो आधा घंटा चल लेंगे तो इंशाल्लाह आगे से आपकी सांस नहीं फूलेगी। लेकिन आप अपने टेस्ट ज़रूर करवा लें, बेसलाइन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ECG, छाती का एक्सरे, ये ज़रूर करवा लें। आपकी वालदा को जो आपने बताया कि स्टेंट डले हैं और अभी ये इश्यूज़ हैं कि ये क्या दोबारा बंद हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, उनको शुगर और ब्लड प्रेशर है, तो आपकी जो जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि उनके शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। अगर वो कंट्रोल में रहेंगे तो स्टेंट जो वो खुला रहेगा, अगर वो कंट्रोल नहीं रहेगा तो स्टेंट बंद हो जाएगा, और ये स्टेंट बंद होगा और इसके अलावा बाकी जगह पे नई बीमारी आ जाएगी। तो इसलिए दवाई का जो उन्होंने दवाई लिख के दी है डॉक्टर साहब ने, वो बाकायदगी से आपने खानी है, अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखना है, और अपनी एक्सरसाइज या वॉक जो है वो रखनी है, और डाइट का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि जिसमें चिकनाई का इस्तेमाल कम, गोश्त का इस्तेमाल कम, सब्जी का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। और इनकी मदर को ये प्रॉब्लम है तो इनकी फैमिली में भी ये दिल का जी मसला बिल्कुल है, बिल्कुल, तो इसलिए इनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। वो जिनके पेरेंट्स को बीमारी है, ज़्यादातर चांसेस है 50% के उनको भी बीमारी आएगी, और कब आएगी ये नहीं पता। उससे बचने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि पहले दिन से ये एहतियात शुरू कर दें, तो ये बीमारी फिर काफ़ी लेट आती है। तो इसलिए अगर आप एहतियात करेंगे तो आप इस बीमारी से बचे भी रहेंगे, और अगर आपको आनी है 10-15 साल लेट हो जाएगी। और बॉडी जो है वो खुद आपको बता रही होती है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है और किस कदर प्रॉब्लम है, और ये खुद बता रहे हैं कि ये वॉक नहीं करते, और जब थोड़ी सी स्टेयर्स लेते हैं तो इनको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर इन्होंने अपनी मदर की बात की कि उनको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये एक इंडिकेशन है कि इनको डॉक्टर के पास उनको लेके जाना चाहिए। फिर वो कह रहे थे कि शुगर भी कंट्रोल नहीं है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको कंट्रोल किया जाए। लेकिन सर प्रॉब्लम ये भी है, प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स को समझाना भी इस एज में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो किस तरह से नेगोशिएट करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं, सवाल पूछें। जी शौकत बात कर रहा हूँ जी, गुजरांवाला से। जी शौकत साहब, सवाल पूछें। जी मेरी बेगम है, उसकी उम्र है 50 साल तकरीबन। 5-4 साल पहले उनकी एंजियोग्राफी हुई थी। हेलो जी आवाज़ आ रही है, आप बोले। जी 5-4 साल पहले एंजियोग्राफी हुई थी, उसमें डॉक्टर ने बताया था कि दिल के मसल कमजोर हैं। अच्छा, कोई दवाई दी थी मामला ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब रात को जब लेटती हैं तो उनको गैस, सीना जैसे बोझ महसूस होता है, गैस वगैरह जमा हो जाती है, फिर वो बार बार निकालनी पड़ती, डकार की सूरत में निकालनी पड़ती है उठ के बैठ। कोई दर्द भी आता है? नहीं जी, दर्द नहीं आता। टांगे वगैरह कोई फूल रही है उनकी? नहीं जी, कुछ नहीं होता। और दिन में चलने पर सांस वगैरह फूल रहे? नहीं जी, सांस भी। ब्लड प्रेशर है उनको? नहीं जी, शुगर का मसला? जी नहीं। अच्छा, सिर्फ रात में ये उनको हो रहा है? रात में होता है, दिन में भी होता है। अच्छा, वजन ज्यादा है उनका? एक टांग के घुटने में दर्द महसूस होता है जी। ठीक है, और वजन ज्यादा है उनका? नहीं, वजन भी नॉर्मल है जी। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर।
जी ये जी आखिरी कॉलर थे हमारे। जी जी उसमें आई थिंक उन्होंने बताया था कि उनकी एंजियोग्राफी तो ठीक है, लेकिन दिल के पट्टे कमज़ोर थे। और दिल के पट्टे कमज़ोर का मतलब होता है कि मायोपैथी वगैरह थी और हार्ट कमज़ोर था, और उसकी वजह से कई दफ़ा सांस वगैरह फूलता है और फेफड़ों में पानी भर जाता है। दूसरा ये है कि ये क्या कोई वर्जिश करती हैं, वॉक करती हैं कि नहीं करती। वो बहुत सारे लोग जो लेट खाना खाते हैं, फिर जल्दी सो जाते हैं और शाम का खाना बहुत हैवी खाते हैं, उनमें ये गैस वाला इशू बहुत ज़्यादा होता है। और ये अगर पैदल चलें, वॉक करें और सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लें तो बहुत सारे मसले जो इनसे बेहतर होता है। लेकिन मेरा इनमें ये मशवरा होगा कि एक दफ़ा डॉक्टर साहब को, कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि उन्होंने बताया था इनके पट्टे कमज़ोर हैं, और दवाइयाँ अपनी एडजस्ट करवाएं और एको टेस्ट ज़रूर करवा लें जो कि अल्ट्रासाउंड हार्ट का होता है, कि वाकई इनके दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, वाकई इनका दिल कमज़ोर है कि नहीं है। यानी एंजियो भी नॉर्मल थी और पट्टे भी नॉर्मल थे, तो फिर एटलीस्ट दिल वाला शक तो बाहर निकालें, और बाकी ये छोटे मोटे जो मैदे के मसले हैं, गैस वाले मसले हैं, फिर वो आराम से सारी चीज़ें हल हो सकती हैं। अच्छा सर, कायदे मिल्लत मोहम्मद अली जिन्ना साहब की आज सालगिरह है, तो इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अवाम को? जी, वो अब आई थिंक उसमें तो जो कायद का है कि जी के मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, मेहनत मेहनत और मेहनत बस। और ये मुल्क अल्लाह ताला की और उनकी तरफ से एक नेमत थी जो उन्होंने दिया हमें, और उस मुल्क को संभाल के रखें। और ये ऐसा मुल्क है जो दुनिया की कोई ताकत इस मुल्क को ख़त्म नहीं कर सकती। हम सारे उसके महाफ़िज़ हैं। और अल्लाह ताला हमें और हमारे अवाम को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। और अल्लाह ताला, हम सब उनका शुक्र अदा करते हैं कि वो ये मुल्क हमें देकर गए थे। बहुत शुक्रिया सर हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमारा मैसेज यही है कि मिलजुल कर रहिए और आगे बढ़िए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।